हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं वैशाली दुबे अनअकैडमी के लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आई होप आप सभी ठीक होंगे। सॉरी, कल मेरा लेक्चर आप सभी नहीं अटेंड कर पाए क्योंकि कल जो था वो मेरा आपदा प्रबंधन वाला वीडियो नहीं था, लेकिन एमपी हिस्ट्री की लगातार हमारी वीडियो जो है जिसमें हम मध्यकालीन मध्य प्रदेश इतिहास की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ जिसमें हमने गढ़ा के गोंड वंश को कवर कर लिया है दोस्तों। और इस वाले लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, जहां पर बहुत ही प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लगातार क्लासेस करते आ रहे हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, साथ ही साथ हमारा जो मेंस का कंटेंट है कि किस प्रकार से हमें 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में और 11 मार्क्स में लिखना है, उसे भी हम कवर करते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भूस्खलन और हिमस्खलन के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी टीम है जो लगातार आपकी क्लासेस ले रही है दोस्तों। और मेरा नाम वैशाली दुबे है। मैंने एमएससी फिजिक्स से डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी सागर से किया हुआ है और 2016 से ही लगातार मैं क्लासेस ले रही हूं दोस्तों। साथ ही साथ में मध्य प्रदेश स्पेसिफिक जीके को कवर करा रही हूं और इस लेक्चर में हम प्री और मेंस के आपदा प्रबंधन के कोर्स को कवर कर रहे हैं दोस्तों। और साथ ही साथ इसमें हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव की कि प्रीलिम्स और व्यापम में किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव है वो पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अनअकैडमी के माध्यम से आप लगातार जो है लाइव क्लासेस देख सकते हैं, एमसीक्यूज देख सकते हैं और एमसीक्यूज के माध्यम से हमारा प्रयास ये है कि आप अपनी पढ़ाई को, कि आप में क्या कमी रह गई है और क्या करना है हमें, हम उसे भी कवर कर रहे हैं दोस्तों। ये हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं जो लगातार आपको मार्गदर्शित कर रहे हैं और हर एक टॉपिक को कवर करा रहे हैं। यदि आप अनअकैडमी के माध्यम से व्यापम और एमपीपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, और जिसकी जो फीस है वो मात्र 7,000 है और ये रहेगा आपका 1 साल का कोर्स रहेगा, जिसमें आपको मेरा कोड यूज करना होगा वैशाली 10 को, और 10% के डिस्काउंट के बाद यही आपको मिलेगा दोस्तों मात्र 6,300 रुपये में, मात्र 6,300 रुपये में। यदि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगा मात्र 8,400 में, लेकिन यदि आप मेरा कोड वैशाली 10 यूज करते हैं तो आपको ये मिलेगा 7,560 रुपये में। दोस्तों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, भूस्खलन और हिमस्खलन क्या होता है, लैंडस्लाइड्स और एविलेंस क्या होता है। दोस्तों, यदि हम पहले बात करेंगे भूस्खलन की कि भूस्खलन क्या होता है। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे जो है वो सड़क बह गई या पूरा का पूरा जो पहाड़ है वो ढह गया है या चट्टाने जो है वो टूट कर बिखर गई और लाखों लोग मर गए। दोस्तों, ये घटना आए दिन टीवी में आपको सुनने को मिलती होगी, लेकिन जब हम इसके बारे में लिखते हैं तो हमारे पास शब्द नहीं होते दोस्तों। तो हमें जो है पता सब कुछ होता है, लेकिन लिखने का तरीका हमें पता नहीं होता है। तो हमें डेफिनेशन याद करना है कि भूस्खलन या लैंडस्लाइड्स क्या होता है। तो दोस्तों, भूस्खलन एक ऐसी भूवैज्ञानिक घटना होती है जिसके अंतर्गत भारी वर्षा, भूकंप के कारण आधारहीन हुई चट्टाने, दोस्तों क्या कह रहे हैं हम कि आधारहीन हुई चट्टाने, मिट्टी और वनस्पतियां पहाड़ी ढलानों से गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से अपने स्थान से खिसक कर नीचे गिरती हैं। मतलब कि अब हम इसका देखते हैं क्या है कि दोस्तों, ये क्या है कि ये हमारी सड़क है और यहाँ पर ही बने हुए हैं क्या, पहाड़ बने हुए हैं। तो जैसे हम यदि बात करें कि ये क्या है, हमारी सड़क है और यहाँ जो है वो बहुत सारे पहाड़ बने हुए हैं। और होता ये है कि जब इन पहाड़ों में भारी वर्षा हो जाती है या भूकंप आ जाता है तो यहाँ की जो धरातल की जो चट्टानें होती हैं वो आधारहीन हो जाती हैं और इस कारण जो चट्टानें, मिट्टी और वनस्पतियां गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण, ये जरूर लाइन याद रखना है हमें कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव के कारण ही अपने स्थान से खिसकने लगती हैं। और पूरा का पूरा ये जो पहाड़ है, मिट्टियां हैं, पहाड़ी इलाकों में ये घटना ज्यादा होती है और इसी कारण पूरा का पूरा जैसे आप देख सकते हैं कि चाहे तो यहाँ पे ये क्या हो गया है, पूरा का पूरा दरार आ गई है, सड़क ही दरार क्षेत्र में आ गई है, या एक पहाड़ है, चट्टान है, वो टूटकर जो है वो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव में आकर नीचे खिसक गया है। और ऐसी ही एक भूवैज्ञानिक जो घटना है वो भूस्खलन के नाम से जानी जाती है। तो हमें डेफिनेशन यही के यही याद करना है कि भूस्खलन एक ऐसी भूवैज्ञानिक घटना है जिसके अंतर्गत भारी वर्षा, भूकंप
और साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव में आधार हुई चट्टानें पहाड़ी इलाकों से अपने प्रभाव से खिसक जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं और यह घटना भूस्खलन कहलाती है। आई होप ये सब जो आप डेफिनेशन है वो याद करते जा रहे होंगे दोस्तों। इसके पहले हमारा जो लेक्चर था वो बेहद ही इंपॉर्टेंट था, जहां हमने सुनामी के बारे में पढ़ा था और सुनामी के एमसीक्यूज किए हुए थे। हमने जब हमारा लेक्चर स्टार्ट किया था हमने तो आपदा प्रबंधन को हमने देखा था कि हमें कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करनी है। हमने ज्वालामुखी देखा था, ज्वालामुखी के एमसीक्यूज देखे, भूकंप पढ़ा था, भूकंप के एमसीक्यूज देखे थे, सुनामी को हमने देखा, सुनामी के एमसीक्यूज किए हैं। यहाँ हम भूस्खलन को कवर करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। दोस्तों 2020 की पीएससी के मेंस में इस क्वेश्चन को बनने की प्रबल संभावना है कि भारत के भूस्खलन क्षेत्र को समझाइए, क्योंकि 2018 के मेंस में क्वेश्चन आ चुका है कि भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। हमने 2018 से लेके 2000 जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें 2018 से लेके 2013 तक के क्वेश्चंस भी देखे थे कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आने की संभावना है। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये जो डॉट डॉट बने हुए हैं ये भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का प्रदर्शित कर रहे हैं और आगे हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो यदि हम बात करें दोस्तों उत्तरी भारत की, तो उत्तरी भारत वाला जो क्षेत्र है ये पहाड़ी इलाका वाला क्षेत्र है जहां पर भूस्खलन है वो आए दिन आता रहता है। जैसे कि हमारे ये आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र हो गया, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है ये सर्वाधिक भूस्खलन से प्रभावित है। यदि हम नीचे प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो पूरा का पूरा जो गोदावरी घाटी है और साथ ही साथ ये हमारा जो पश्चिमी तट है ये सर्वाधिक प्रभावित होता है भूस्खलन से। तो आपको जब 5 नंबर में लिखने आएगा तो आपको ऐसे ही पूरा का पूरा डायग्राम ड्रॉ करना होगा। और यदि हम बात करें कि उत्तर पूर्वी भारत की, तो उत्तर पूर्वी भारत में असम अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, साथ ही साथ हमारा मिजोरम वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे भूस्खलन की घटना आए दिन होती रहती है। तो यदि आपको आता है क्वेश्चन कि भारत के भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों के बारे में बताइए, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले करना होगा कि हम एक मैप बनाएं जिसमें हम पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र है वो दिखा सके। चलिए अब हम एक एक करके भूस्खलन क्षेत्रों के बारे में देखते हैं कि भारत के, तो हम देख रहे हैं कि भूविज्ञान और भू आकृतिक ढाल, भूमि उपयोग और वनस्पति आवरण तथा मानवीय क्रियाकलापों के आधार पर भारत को निम्नलिखित भूस्खलन क्षेत्रों के अंतर्गत बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एक होता है अत्यधिक सुभेद्यता वाला क्षेत्र, मतलब कि जहां पर भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं, एक ऐसा जोन जहां पर जो है वो भूस्खलन आते ही रहते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों हम जानते हैं कि जो हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखला, जो हिमालय है वो दोस्तों एक युवा पर्वत श्रृंखला का ही उदाहरण है, एक नवीन वलित पर्वत का ही उदाहरण है दोस्तों। तो हम क्या कह रहे हैं कि अत्यधिक भूस्खलन वाले क्षेत्र में हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट और नीलगिरी का अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वो पूरा का पूरा इसमें कवर होता है। साथ ही साथ उत्तर पूर्वी राज्यों के अत्यधिक मानवीय क्रियाकलापों के वाले क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो हम इसमें पूरा का पूरा कवर करेंगे कि हमारा ये, यदि हम बात करें कि हमारा कौन कौन सा क्षेत्र हो गया कि हिमालय का, देखिए हमने क्या पढ़ा इसमें, अत्यधिक भूकंप अत्यधिक भूस्खलन वाले क्षेत्र में कि हमने अभी भी देखा कि कौन कौन से क्षेत्र हो गए। तो हिमालय का ये हिमालय का युवा पर्वतीय क्षेत्र, फिर उसके बाद हमने देखा कि नीलगिरी क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय वाला क्षेत्र, साथ ही साथ उत्तर पूर्वी भारत वाला जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक भूस्खलन से प्रभावित होता है। इस आप साथ साथ ही नोट्स बनाते जाइए। जो लोग पीडीएफ का बोल रहे हैं दोस्तों, मैं एक ही बात बोलूंगी कि आप साथ साथ ही नोट्स बनाते जाइए। और इसके अलावा अब मैंने ये सोचा है कि मैं पूरे के पूरे आपदा प्रबंधन को एक ही पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराऊंगी, जिससे आपको और सरलता पड़े कि आपको अलग अलग पीडीएफ से नोट्स बनाने की आवश्यकता ना हो। मैं एक ही ऐसा पीडीएफ लेके आऊंगी जिसमें आपदा प्रबंधन और चाहे वो एमपी की हिस्ट्री हो, हम एक ही पीडीएफ में पूरा का पूरा उसे कवर करेंगे दोस्तों। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा क्षेत्र है दोस्तों, वो क्या रहेगा, हमारा अधिक सुभद्रता वाला क्षेत्र। इसमें क्या है कि अभी हमने पढ़ा अत्यधिक सुभद्रता, अब क्या आ जाएगा अधिक। अब ऐसा जो क्षेत्र है जहां पर क्या होता है, जो भूस्खलन की गहनता और आवृत्ति इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम होती है। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि भूस्खलन की गहनता,
गहनता और आवृत्ति का मतलब ये है कि इस क्षेत्र में भूस्खलन तो आता ही है, लेकिन यहाँ पर अत्यधिक तीव्रता के साथ नहीं आता। मतलब कि जन धन की हानि तो हो रही है, वो जो क्षेत्र है वो खिसक तो रहा है, लेकिन अपेक्षाकृत कम खिसक रहा है। साथ ही साथ जो भूस्खलन की गहनता और आवृत्ति है वो कम होती है। और ऐसा जो क्षेत्र होता है वो उत्तर पूर्वी राज्य, खास करके यदि हम बात करें उत्तर पूर्वी राज्यों में, तो ये जो घटना है वो आए दिन अरुणाचल प्रदेश और असम में होती रहती है। जैसा कि आप इस मैप में भी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है कि आए दिन जो है वो भूस्खलन की जो घटना है वो उत्तर पूर्वी राज्यों में, असम को छोड़कर, दोस्तों खास करके अरुणाचल प्रदेश, इसमें असम को छोड़कर जरूर लिखा हुआ है, लेकिन पूरा का पूरा जो अरुणाचल वाला क्षेत्र है, जैसा आप देख सकते हैं इसमें कि मैंने देखिए ये अरुणाचल वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर भूस्खलन की घटना सबसे ज्यादा आती है। और प्रभावित लेकिन जो रहता है वो पूरा का पूरा असम भी रहता है, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आप इसे याद रखिए। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि मध्यम और कम सुभद्रता वाला जो क्षेत्र होता है, तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि ये जो क्षेत्र रहेगा वो पूरा का पूरा दक्कन का, जो दक्कन का पठार है हमारा, वो रहता है इससे कि यहाँ पर मध्यम और कम भूस्खलन आते हैं, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है वो पहाड़ी ना होकर पठारी है। दोस्तों वो पहाड़ी ना होकर पठारी है। और साथ ही साथ इसमें जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, साथ ही पूरा हमारा मध्य भारतीय क्षेत्र है कि जिसमें झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में, इनमें कभी कभी जो है वो घटनाएं होती हैं। यदि अब आप सोच रहे होंगे कि अभी हमने पढ़ा कि पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो यदि हम बात करें दोस्तों यहाँ की, तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है तो सर्वाधिक प्रभावित होता है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कि तमिलनाडु, केरल, तो दोस्तों जो इलाका तट से लगा हुआ है वो सर्वाधिक प्रभावित होता है, और कुछ ऐसा जो क्षेत्र होगा जो समुद्री तट से नहीं लगा होगा, हमारा जो भूमि से लगा हुआ वाला क्षेत्र होगा वो कम प्रभावित होगा। आपका ये डाउट भी अभी क्लियर कर दे रही हूं मैं कि जो समुद्री तट से लगे हुए इलाके होते हैं वो ज्यादा प्रभावित होते हैं अपेक्षाकृत जो भूमि से लगे हुए इलाके रहते हैं। अब अन्य क्षेत्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप इस पिक में भी देख सकते हैं कि यहाँ ये जो पिक है ये उत्तराखंड की है, और जहां पर पूरा का पूरा ये जो सड़क है वो ढल गई है या खिसक गई है। और अब आप सोच सकते हैं कि इससे कितनी ज्यादा हानि होती है। आप इसे नॉर्मल नहीं ले सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी आपदा है जो हमें सुनने में तो सामान्य प्रतीत होती है, लेकिन सामान्य नहीं है कि यदि यहाँ से कोई किसी भी प्रकार का वाहन जा रहा है, यहाँ तक कि लाखों करोड़ों लोग इस घटना से हमारे हिमालय क्षेत्र के प्रभावित होते हैं। अब अन्य क्षेत्र की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें कि पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल का वो कौन सा क्षेत्र है जो भूस्खलन से प्रभावित नहीं होता, या असम का वो कौन सा क्षेत्र है जो भूस्खलन से प्रभावित नहीं होता। ये व्यापम और प्री में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला जो क्षेत्र है, असम पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, ये भूस्खलन से प्रभावित नहीं होता। जबकि असम की यदि हम बात करें तो असम का कार्बी वाला जो क्षेत्र है उसमें भूस्खलन नहीं आते। साथ ही साथ यदि हम बात करें राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पर भी जो भूकंप की घटनाएं हैं वो अपेक्षाकृत कम देखी जाती हैं। लेकिन हमें इन सब चारों फैक्ट को या चारों चीजों को हमें अपने मेंस के आंसर में डालना होगा। यदि आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है कि भारत में भूस्खलन क्षेत्रों को बताइए, तो आप क्या लिखेंगे उसमें? सबसे पहले लिखेंगे 2 लाइन में भूमिका लिखेंगे कि भूस्खलन की घटना क्या होती है। तो इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति को आप अवश्य डालें कि भूस्खलन एक ऐसी भूवैज्ञानिक घटना है जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से जहां पर ढलाने, चट्टानें, वनस्पति खिसक जाती हैं। इतनी होगी आपकी भूमिका। उसके बाद आप लिखेंगे कि भारत के भूस्खलन क्षेत्र, और आप क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे एक मैप को, और ऐसा का ऐसा पूरा जो मैप है वो लिखेंगे कि आप कहाँ कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो आप पूरा का पूरा हिमालय वाला क्षेत्र दिखाएंगे, प्रायद्वीपीय भारत वाला क्षेत्र दिखाएंगे, उत्तर पूर्वी भारत वाला क्षेत्र दिखाएंगे। उसके बाद में आप सिनॉप्सिस बना के लिखेंगे कि कौन कौन से इसे 4 भागों में बांटा गया है। एक अत्यधिक सुभद्रता वाला क्षेत्र, अधिक सुभद्रता वाला क्षेत्र, अपेक्षाकृत सामान्य और कम सुभद्रता वाला क्षेत्र, और अन्य क्षेत्र। उसके नीचे आप लिखेंगे कि कौन कौन से, सिर्फ हमें क्षेत्र के नाम लिखने होंगे, और इतना 5 में से आपको
दोस्तों 4 नंबर जो है वो मिलने की प्रबल संभावना है यदि आप पूरा का पूरा ऐसा आंसर राइटिंग कर लेते हैं। दोस्तों ये वाला जो लेक्चर है वो मैंने सोचा था कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो व्यापम के भी होंगे, प्रीलिम्स के होंगे। तो दोस्तों जब आपकी प्रीलिम्स नहीं निकलेगी तो आप मेंस भी नहीं दे पाएंगे, और यदि आपका मेंस नहीं निकलता है तो पूरा का पूरा जो हमारी तैयारी होती है वो जीरो पे आकर अटक जाती है। दोस्तों आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़िए, और कल जो हमारा जो लेक्चर होगा वो व्यापम और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, जहां पर हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो आए हुए हैं। तो दोस्तों यदि हम भूस्खलन का प्रभाव देखें तो भूस्खलन का जो प्रभाव का वो क्षेत्र होता है वो अपेक्षाकृत छोटा और स्थानीय होता है, कि यहाँ पर जो प्रभावित होता है वो स्थानीय क्षेत्र पर ही प्रभावित हो रहा है, लेकिन इसकी जो हानि होती है दोस्तों वो भारी मात्रा में होती है। चूंकि 2013 में जून 2013 में उत्तराखंड में भारी वर्षा और बादल फटने और ग्लेशियर से, चूंकि ये जो क्षेत्र होता है यहाँ पर क्या होते हैं दोस्तों, बहुत सारे ग्लेशियर होते हैं, और इन ग्लेशियरों में ही होता क्या है कि जैसे ही ऐसे हिम क्षेत्र और ग्लेशियरों में अचानक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यदि भूमि धंसने लगी है तो आप खुद सोचिए कि कहीं बादल फट गया है या हिमस्खलन हो गया है तो लाखों करोड़ों लोग हैं वो इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि पूरा का पूरा एक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो भूस्खलित होकर नीचे आ गया है। तो इसके कारण कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, जनधन की हानि हो जाती है, साथ ही साथ पर्वतीय ढलानों पर निर्मित जो भवन है या सड़क और पुल है वो इससे प्रभावित होते हैं। तो अभी तक हमने इसका प्रभाव देखा। तो दोस्तों ये प्रभाव तो हमें सबको पता ही है कि क्या क्या आपदा होगी तो कोई ना कोई प्रभाव होगा, लेकिन हमें ये 2013 के भूस्खलन जो आया है वो उत्तराखंड में आया है, इसके बारे में हमें याद रखना है। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि अब क्या होगा जब भूस्खलन हो गया है तो उसके कुछ ना कुछ निवारण के कारण होंगे। तो दोस्तों ऐसे क्षेत्र जहां भूस्खलन आती है हमें बांधों का निर्माण है वो कम करना चाहिए, और हम जानते हैं कि हमारे जो उत्तर भारत के जो क्षेत्र है वहां पर भी, जैसे कि भाखड़ा नागल बांध हो गया, ये बहुत ज्यादा जो कि सतलज नदी पे बना हुआ है, यहाँ पर आए दिन भूस्खलन की संभावना प्रदर्शित की जाती है। हमने इसके पहले भी देखा था कि कोई भी आपदा हो वो प्राकृतिक आपदा हो तो हर एक प्राकृतिक आपदा एक सिक्के के दो पहलू के रूप में उभर कर आती है। वो कैसे आती है कि यदि ज्वालामुखी आएगा तो भूकंप आएगा, भूकंप आता है तो सुनामी आता है दोस्तों, और ऐसे क्षेत्र जहां पर भूकंप आ रहा है वहां पर ज्वालामुखी और सुनामी आने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ ऐसा क्षेत्र जहां भूकंप आता है वहां सुनामी, महासागरों में और स्थलीय भागों में भूस्खलन और हिमस्खलन जैसी घटनाएं आए दिन देखने को मिलती है। यदि आप इंटरव्यू में यदि आपसे पूछा जाए तो आप इस प्रकार से बोलेंगे तो कि कोई भी आपदा है वो एक सिक्के के दो पहलू के रूप में उभर कर आती है, तो इसमें आपको ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों यदि हम बात करें कि भूस्खलन की जो घटना है वो ऐसे क्षेत्रों में भी आती है जहां बड़े बड़े बांध बन रहे हैं, साथ ही साथ ऐसे क्षेत्रों में भी जहां कृषि का कार्य नदी घाटी और कम ढाल वाले क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। चूंकि हम जानते हैं कि जो उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत वाला जो क्षेत्र है, चूंकि यहाँ पर नदियां जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में है, ग्लेशियर ज्यादा है, नदियां ज्यादा है, तो यहाँ पर जो कृषि है वो ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर जो सिंचाई होती है वो नदी घाटियों के माध्यम से ही की जाती है, साथ ही साथ कम ढाल वाले क्षेत्रों तक ही सीमित रहती है। इसी कारण यहाँ की जो भूमि होती है उसकी उपजाऊ क्षमता की बात करें या फिर हम बात करें भार सहने की क्षमता कम हो जाती है, और जैसे ही भूमि की भार सहने की क्षमता कम हो जाती है और गुरुत्वाकर्षण एकदम से जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव देखने को मिलता है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगातार भूमि पर आता रहता है, और इस प्रकार से जो चट्टान है वो खिसक जाती है और भूस्खलन और भूकंप जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। साथ ही साथ यदि हम बात करें कि एक ही स्थान पर यदि जल का बहाव रोकने हेतु छोटे बांध बनाए जाते हैं, ये घटनाएं जो है वो निम्न स्तर या स्थानीय स्तर पर होती है कि जल के बहाव को कम किया जाता है, कि लगातार यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक यदि जल प्रवाहित हो रहा है तो वहां पर छोटे छोटे स्थानों पर स्थानीय लोग क्या करते हैं कि कंक्रीट का या फिर हम बात करें तो लकड़ी का ही एक प्रकार से बांध जो है वो अस्थायी रूप से बना दिया जाता है, और जैसे ही वो बांध टूटता है या हम बात करें कि जल का बहाव स्तर बढ़ जाता है तो भूस्खलन जैसी और हिमस्खलन जैसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि ऐसे क्षेत्रों पर जहां पे पहले से ही भूस्खलन की घटनाएं और भूकंप की घटनाएं आ रही हैं वहां पे हमें
नहीं बनाना चाहिए। साथ ही साथ यदि हम आवास का जो निर्माण भी कर रहे हैं तो नदी से दूर रहकर ही करना चाहिए। अब यदि हम बात करें, आज का जो हमारा टॉपिक था दोस्तों वो बहुत ही छोटा था। अब ये हुआ भूस्खलन, और अब हम बात करें यदि हिमस्खलन की, तो हिमस्खलन भी एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि हिमस्खलन भी ऐसा क्षेत्र होता है दोस्तों जहां पर पूरा का पूरा जो हिम है, ग्लेशियर है, वो आकर के ढह जाते हैं। और ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो ऊंचे पर्वतीय भागों में अत्यधिक ढाल के कारण होती हैं कि बर्फ और हिम का तीव्र गति से गिरना ही हिमस्खलन कहलाता है। ये डेफिनेशन हमें याद रखनी है कि ऊंचे पर्वतीय भागों में अत्यधिक तीव्र ढलान के कारण, क्या है ये ऊंचा पर्वतीय भाग है और यहां से क्या है कि ऊंचे पर्वतीय भागों में अत्यधिक तीव्र ढलान के कारण बर्फ और हिम का तीव्र गति से गिरना ही हिमस्खलन कहलाता है। और ये कोई भी यादृच्छिक घटना नहीं है या कोई विरल घटना नहीं है, बल्कि उन पर्वत श्रृंखलाओं की एक सामान्य घटना है जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर हिम स्थित है। मतलब कि ये जो घटना है ये कोई एकदम से घटने वाली घटना नहीं है या रैंडमली घटने वाली घटना नहीं है कि एक बार घट गई और फिर बारंबारता ये जो है वो घटना नहीं घटेगी दोस्तों, कि एक बार घट गई है और फिर नहीं घट रही है। ये ऐसी एक घटना होती है जो सामान्यतः उन क्षेत्रों या उन पर्वतीय श्रृंखलाओं पर आती है जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और उन पर ग्लेशियर है, और ये सामान्यतः सर्दी और बसंत ऋतु में होती है। और इसका जो कारण है दोस्तों वो यही होता है कि अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, साथ ही साथ ऐसे स्थानों पर तीव्र ढाल होती है जिसके कारण बर्फ और हिम लगातार ढहती जाती है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2005 में कश्मीर में ऐसा हिमस्खलन आया हुआ था जहां 278 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। और हिमस्खलन को 3 भागों में बांटा गया है, एक रेड जोन होता है, एक ब्लू जोन होता है और ये येलो जोन होता है। चलिए हम इसे 5 मिनट में कवर करते हैं कि कौन कौन से जो जोन होते हैं। यदि हम बात करें रेड जोन की तो ये अत्यधिक, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि अभी कोरोना चल रहा है, तो रेड वाला जो जोन होता है वो अत्यधिक जो रहता है वो खतरनाक वाला क्षेत्र होता है दोस्तों। तो रेड जोन की बात करें तो अत्यधिक खतरनाक वाला क्षेत्र होता है जहां पर हिमस्खलन जैसी जो घटना है वो अत्यधिक आवृत्ति के साथ घटती रहती है, और यहाँ का जो दाब होता है वो 3 टन प्रति वर्ग मीटर है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पूरा का पूरा जो हिमस्खलन है वो कितनी तेजी के साथ पृथ्वी पर आके घटता होगा। दोस्तों यदि हम बात करें ब्लू जोन की तो एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर जो दाब है वो 1 टन प्रति वर्ग मीटर से कम होता है, और साथ ही साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमें याद रखना है कि कितने टन जो दाब होता है वो कितने टन वाला होता है। साथ ही साथ यहाँ पर यदि हिमस्खलन की पहले से हमें पता चल जाता है कि हिमस्खलन आने वाला है तो यहाँ पर ऐसे क्षेत्र को, गंभीर आपदा वाले क्षेत्र को खाली भी कराया जा सकता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें येलो जोन की तो दोस्तों एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर हिमस्खलन की जो संभावना होती है वो विरल होती है, कम होती है, और इस प्रकार से रेड जोन, ब्लू जोन और येलो जोन के रूप में इसे बांटा गया है। अब भारत में हिमस्खलन के कुछ क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि हम बात करें कि जम्मू कश्मीर के ऊंचे क्षेत्र, और जैसे कि कारगिल और लद्दाख वाला क्षेत्र, फिर आता है हमारा हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र और आता है उत्तराखंड वाला क्षेत्र। क्योंकि यहाँ पर ऐसे ये जो 3 क्षेत्र हैं जहां पर जो है वो ग्लेशियर ज्यादा पाए जाते हैं या नदियों का उद्गम है वो ज्यादा होता है। तो हम बात करें सबसे पहले जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र की, तो जम्मू कश्मीर में कारगिल और लद्दाख वाला क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश में चंबा, कुल्लू मनाली और किन्नौर वाला क्षेत्र, और उत्तराखंड में टिहरी, गढ़वाल और चमोली जिला वाला क्षेत्र जो है वो भारत में हिमस्खलन प्रभावित क्षेत्र है। मैं इसलिए इसको पढ़ा रही हूँ क्योंकि 3 नंबर में और 5 नंबर में इसके आने की संभावना है, और 11 नंबर में आता है तो आपको पूरा का पूरा लिखना होगा। दोस्तों इसके कुछ उपाय भी होते हैं, जैसे कि हिमस्खलन प्रबल क्षेत्रों में हमें वनों को लगाना चाहिए, साथ ही साथ ऐसे क्षेत्र जहां आती रहती हैं वहां पर हमें, जैसे हमने सुनामी चेतक यंत्र पढ़ा था, एक डार्ट प्रणाली, वैसी हिमस्खलन को पहचानने के हमें उपाय करने चाहिए। और चट्टानों पर कृत्रिम तरीके से हमें किसी भी प्रकार की खुदाई नहीं करना चाहिए, कि हम ऐसे क्षेत्र जहां पे हमें संभावना है कि थोड़ा सा ही हम यदि खुदाई और कटाई करते हैं तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो खिसक कर आ जाएगा। साथ ही साथ हमें इससे भविष्यवाणी रोकने के, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोल दिया कि हिमस्खलन आने वाला है, तो हमें ऐसे एरिया या ऐसे व्यक्तियों की भी बात नहीं सुननी चाहिए कि हिमस्खलन को प्रभावित करे। और जबकि हमें
इस फैलाव को रोकने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे क्षेत्रों पर हमें जागरूक होना चाहिए कि यदि कभी आप उत्तर भारत क्षेत्रों की यात्रा पर जा रहे हो तो आप सबसे पहले जागरूक जरूर रहें कि यहाँ पर जो है वो आपदाएं आती रहती हैं, ताकि जो क्षेत्र के निवासी हैं वो आपदा से बचाव कर सके और जागरूक रह सके और सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। दोस्तों, आज का लेक्चर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये जो पूरा का पूरा है वो हमने जो सामाजिक विज्ञान में हम जो 10th और 11th में पढ़ते थे, वो हमने 9th और 10th में पढ़ते थे, वो कवर किया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये एमपीपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, मध्य प्रदेश का इतिहास जो कि बहुत आईएमपी हमारा जो 4 बजे से हम कवर कर रहे हैं, उसे जरूर देखिए, क्योंकि जहां पर हम बहुत ही नई नई चीजें, नए नए फैक्ट और पूरा का पूरा व्यापम में भी उससे क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स में भी उससे क्वेश्चन आते हैं, और मेंस तो में तो अलग से ही इसे डाला गया हुआ है सिलेबस में कि गोंड वंश को, बुरहानपुर की सूफीवादी परंपरा को, मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता को बताइए। तो हम यहां तक कवर करके आ गए हैं दोस्तों। उस लेक्चर को भी जरूर देखिए और हमारे लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। साथ ही साथ मेरी दोनों लेक्चर्स को जरूर देखिए, जहां पर हम एक जगह आपदा प्रबंधन और दूसरी जगह हम मध्य प्रदेश के करते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, घर पर ही रहिए, सरकार का सहयोग कीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों मैं लास्ट में इतना ही कहूंगी कि लगातार इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव को लगाते जाइए, और मैं आपके साथ जल्द ही लाइव आऊंगी, और जहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है कि क्या करना है हमें एमपीपीएससी निकालने के लिए, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं करनी है, क्या करें और क्या ना करें के बीच में एक जो डिस्टेंस है, हमें उसको कवर करते हुए इस लेक्चर में कवर करेंगे। मेरी जल्दी अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस आएगी दोस्तों, जहां आपके हर एक क्वेश्चन का मैं लाइव आके आंसर दूंगी, और हम इसमें बुक्स के बारे में भी देखेंगे और क्या करें और क्या ना करें के बीच के इस अंतर को भी कम करेंगे दोस्तों। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।